हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 11 का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, परिवहन इन प्लांट्स। परिवहन पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हम लोग पढ़ रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी विसरण की, परासरण की, जल विभव की। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जल विभव, विलय विभव और दाब विभव की बारे में बात करी। ठीक है जी। तो आज उसी को आगे हम लोग चालू करते हैं। ये वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, जल विभव, विलय विभव, दाब विभव को बात करने के बाद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीव द्रव संकुचन, प्लाज्मोलिसिस, जीव द्रव संकुचन। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं। जीव द्रव संकुचन। पादप कोशिकाएं या ऊतकों में जल की गति के प्रति व्यवहार करना उसके आसपास के घोल पर निर्भर करता। पादप कोशिका में पानी अंदर आएगा कि पानी बाहर जाएगा, डिपेंड करता है कि उसके बाहर वाला मीडियम माध्यम में किस तरह की परिस्थितियाँ हैं। तो पादप कोशिकाओं में जल की गति की क्या वो अंदर आएगी कोशिका के जल या कोशिका के बाहर जाएगा जल, डिपेंड करता है, इस बात पर निर्धारित करता है कि उसके आसपास के घोल किस तरह का है। यदि बाहरी घोल, अब इस पर ध्यान दीजिएगा, यदि बाहरी घोल कोशिका द्रव के परासरण दाब को संतुलित करता है, ये भैया आपने कोई एक्सटर्नल मीडियम, कोई आपका वेसल है, उस वेसल में आपने एक पादप कोशिका रख दी। पादप कोशिका में बाहरी जो बाउंड्री है, बाहरी जो रेखा है, वो कौन बनाती है? वो बनाती कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर सेल मेम्ब्रेन और बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल, बड़ी सी सेंट्रल वैक्यूल, न्यूक्लियस थोड़ा सा शिफ्टेड है टूवर्ड्स द पेरिफेरी, एक बीच में केंद्रक रिक्तिका है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, खूब बड़ी केंद्रक रिक्तिका, और जो केंद्रक है वो केंद्रक परिधि की तरफ थोड़ा सा ढकेला गया होगा क्योंकि सेंट्रल वैक्यूल है। यहाँ पे जो है सामान भरा वो कोशिका द्रव्य है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है तो केंद्रक द्रव्य होता है। ठीक है जी। अब बाहर का मीडियम, बाहर का ये जो माध्यम है, ये जो यहाँ पे तरल है या पदार्थ है, अगर इसका परासरण दाब कोशिका द्रव के परासरण दाब के बराबर है तो ये कंडीशन कहलाएगी आइसोटोनिक, समपरासरणी, आइसोटोनिक, समपरासरणी। अगर बाहर वाले माध्यम का ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, अंदर वाले सेल के अंदर, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव, अगर कोशिका द्रव का परासरण दाब और बाहर वाले तरल या माध्यम का परासरण दाब बराबर है, सम है, आइसो, तो कहलाएंगे समपरासरणी। और इसमें जब हम पौधे की कोशिका को समपरासरणी विलयन में रखेंगे तो जितना अंदर आएगा जल उतना ही जल बाहर जाएगा। सेम अमाउंट ऑफ वाटर विल मूव इनसाइड एंड सेम अमाउंट ऑफ वाटर विल लीव द साइटोप्लाज्म। इक्वल मात्रा में, बराबर मात्रा में, जितने जल के अणु अंदर आ रहे हैं उतने जल के अणु बाहर जा रहे हैं। तो 0/सन्नाटा कहने की बात ये है कि नेट मूवमेंट, शुद्ध लाभ, 10 रुपये आपने कमाए, 10 रुपये आपने उजाड़ दिए, खा पी लिए, तो शुद्ध लाभ 0/सन्नाटा, कुछ भी नहीं, जितना जल अंदर आया उतना ही जल बाहर चला गया। यदि बाहरी घोल कोशिका द्रव के परासरण दाब को संतुलित करता है तो हम उसे समपरासरणी बोलते हैं। ठीक है। यदि बाहरी विलयन कोशिका द्रव से अधिक तनुकृत है, अब बाहर का विलयन हल्का है, देखिए फिर से समझ लीजिए, विलयन क्या है भाई? विलयन है मिश्रण किसका, घोल किसका, विलय और विलायक का। कोई आपने जल लिया, जल विलायक है, उसमें घोल दी शर्करा या आपने घोल दिया नमक, तो जो घोल प्राप्त हुआ वो हो गया विलयन। ये हो गई शर्करा, विलय, और विलायक हो गया जल। ओके। तो विलयन क्या है? विलयन विलय और विलायक का मिश्रण, मेल। ठीक है जी। यदि बाहरी विलयन कोशिका द्रव से अधिक तनुकृत है, बाहर का विलयन कम कंसंट्रेटेड। विलयन कंसंट्रेटेड कब होता है? विलयन
सांद्र कब होता है? तनु का मतलब हल्का होना। विलयन सांद्र जितना ज़्यादा, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जल में घोली शर्करा, तो जितना ज़्यादा आप शर्करा जल में घोलेंगे विलयन उतना ज़्यादा सांद्र होगा, और जितनी कम शर्करा होगी विलयन उतना तनु होगा। ठीक। यदि बाहरी विलयन कोशिका द्रव से अधिक तनुकृत है तो अल्परासरणी है। अब अल्परासरणी क्या है भैया? अगर कोशिका के बाहर वाला विलयन कम सांद्र है, तनु है, तो ये बाहर जो है ये हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक, अभी आइसोटोनिक, समपरासरणी, अब क्या है? अल्प। हाइपो मतलब अल्प, अल्प परासरणी। अगर बाहर का विलयन कोशिका द्रव के विलयन की तुलना में तनु है तो बाहर का विलयन, उसका ऑस्मोटिक दाब कम होगा, उसका परासरण दाब कम होगा। तो बाहर का विलयन कोशिका द्रव की तुलना में हम बोलेंगे अल्प परासरणी है। और यदि बाहरी विलयन बहुत अधिक सांद्र है और यदि बाहरी विलयन सांद्र है तो हम बोलेंगे वो अति परासरणी है। तो तीन टर्म यहाँ पे, तीन टर्म यूज हुए हैं, समपरासरणी, अल्प परासरणी और अति परासरणी। अब आप इन तीनों टर्म को मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है जी। अति परासरणी है बाहर वाला विलयन अगर ज़्यादा सांद्र है तो वो अति परासरणी। कोशिकाएं अल्प परासरणी घोल में फूलती हैं और अति परासरणी घोल में सिकुड़ती है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है। वो लिख देगा कि अगर कोशिका को, अगर मैं कहूँ तुम सा कोई, नहीं वो नहीं, अगर मैं कहूँ कि कोशिका को रख दिया हमने अल्प परासरणी घोल में, तो कोशिका क्या होगी? फूल जाएगी, क्योंकि पानी बाहर से अंदर आ जाएगा कोशिका में, कोशिका द्रव में उसको फुला देगा, स्फीत कर देगा। तो जब कोशिका को अल्प परासरणी घोल में रखते हैं तो कोशिका फूल जाती है, और यदि कोशिका को हमने अति परासरणी में रखा तो कोशिका सिकुड़ जाएगी, क्योंकि पानी कोशिका से बाहर निकल जाएगा। तो ये वाली लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप इम्पॉर्टेंट लिख लो अपनी उसमें बुक में और आगे बढ़ो। जीवद्रव संकुचन तब होता है जब कोशिका से पानी बाहर निकल जाए, बाहर को मूव कर जाए, बाहर को चला जाए, बाहर गति कर जाए। जीवद्रव संकुचन तब होता है जब कोशिका से पानी बाहर को मूव कर जाता है, बाहर गति कर जाए, बाहर निकल जाए। तथा पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। अब ये देखिए आप, पादप कोशिका फिर से एक बनाइए, ये है मानिए पादप कोशिका, पादप कोशिका का ये पादप कोशिका, और पादप कोशिका के बाहर वाली कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति से अंदर क्या? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति से अंदर कोशिका झिल्ली। तो जब ये स्फीत होती तो इनके बीच में गैप बहुत कम है, उससे लगभग लगी हुई है, और जब पानी बाहर निकल जाता है, सिकुड़ती है, तो इनके बीच में गैप आ जाता है। कोशिका भित्ति से कोशिका झिल्ली की दूरी बढ़ जाती है, कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगी। ठीक है जी। तथा पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। यह तब होता है जब कोशिका या ऊतक को अति परासरणी घोल में डाला जाता है। ये कब होगा भाई? कोशिका से पानी बाहर कब जाएगा? जब कोशिका को आप अति परासरणी घोल में रख देंगे। बाहर का घोल ज़्यादा सांद्र है, शर्करा ज़्यादा है या नमक ज़्यादा है, कुछ भी, पानी का मॉलिक्यूल कम है, पानी का मॉलिक्यूल अंदर ज़्यादा है। तो अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि पानी किधर से किधर को बहता है? पानी बहेगा अपने हाई वाटर पोटेंशियल एरिया से लो वाटर पोटेंशियल एरिया की तरफ, अधिक जल विभव वाले स्थान से कम जल विभव वाले स्थान की तरफ। तो पानी कोशिका से निकल जाएगा क्योंकि बाहर का जल विभव कम है। तो ये तब होगा, कोशिका से पानी तब निकलता है यदि हम कोशिका को अति परासरणी घोल में डाल दिया जाए, रख दिया जाता है। सबसे पहले जीवद्रव से पानी बाहर आता है, प्रोटोप्लाज्म में पानी बाहर आएगा, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, और फिर रसधानी से, सेंट्रल वैक्यूल से। पहले ये भी बात ध्यान में रखिएगा, पहले पानी किससे निकलेगा? पहले पानी जीवद्रव से निकलेगा, उसके बाद रसधानी से।
जब कोशिका से विसरण द्वारा पानी निकलकर बाह्य कोशिका द्रव में जाता है, तब जीवद्रव कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है और इसे कोशिका का जीवद्रव संकुचन कहा जाता है। ठीक है जी, फिर से देख लीजिए। तो सबसे पहले पानी कहाँ से निकला? सबसे पहले पानी बाहर गया है कोशिका द्रव, जीवद्रव से, साइटोप्लाज्म कह लीजिए, प्रोटोप्लाज्म कह लीजिए, और फिर वैक्यूल से। जब कोशिका से विसरण द्वारा पानी निकलकर बाह्य कोशिका द्रव में जाता है, कोशिका से विसरण द्वारा पानी निकलकर जो बाहरी कोशिका द्रव, कोशिका के बाहर क्या है? कोशिका द्रव। एक कोशिका के बाहर दूसरी कोशिका, दो कोशिका के बीच में कोशिका स्थान, अंतःकोशिका स्थान। तो बाह्य कोशिका द्रव, वहाँ पे जो द्रव है वो बाह्य कोशिका द्रव है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। बाह्य कोशिका द्रव, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दो सेल के बीच का स्थान, उस स्थान में जो द्रव वो बाह्य कोशिका द्रव। तो कोशिका से पानी निकल के बाह्य कोशिका द्रव में आ गया, तब जीवद्रव कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। जीवद्रव कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है तो भैया कोशिका मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से अलग हो जाएगी और इसे कोशिका का जीवद्रव संकुचन कहा जाता है। यही है प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस क्या है? जब कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से अलग हो जाएगी क्योंकि पानी बाहर चला गया है कोशिका से, उन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा, रिक्त स्थान आ जाएगा। इसे जीवद्रव संकुचन कहा जाता है। जल का परिवहन झिल्ली के आर पार उच्चतर जल विभव क्षेत्र से निम्न जल विभव क्षेत्र में कोशिका के बाहर जाता है। तो जल की जो गति हुई है, परिवहन हुआ है, वो झिल्ली के आर पार कोशिका झिल्ली के माध्यम से कोशिका झिल्ली के पार उच्च जल विभव क्षेत्र से हाई वाटर पोटेंशियल एरिया से लो वाटर पोटेंशियल एरिया की तरफ हुआ है। ठीक, चलिए आगे। जीवद्रव संकुचित कोशिका में कोशिका भित्ति व संकुचित जीवद्रव के बीच की जगह को कौन भरता है? अधिक परासरणी तरल था, द्रव्य था बाहर, वो अंदर आ जाता। तो ये देखिए, इसमें जब ये गैप बन गए, ये गैप जो बन गए हैं, ये कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, उन गैप में क्या आ जाएगा? उन गैप में अधिक परासरणी पानी बाहर से अंदर आ जाता। ये बात इसने पूछी। जब कोशिका को समपरासरणी घोल में रखा जाता है, अब दूसरी कंडीशन पे आ गए हम, दूसरी कंडीशन को, दूसरी परिस्थिति को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर हम कोशिका को अधिक परासरणी वाले घोल में रखेंगे तो कोशिका में जीवद्रव संकुचन हो जाएगा, कोशिका ऐसी हो जाएगी। पानी बाहर गया, पहले साइटोप्लाज्म से बाहर गया, प्रोटोप्लाज्म से, फिर वो रिक्तिका से भी बाहर चला गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? झिल्ली सिकुड़ गई। ये देखिए, झिल्ली और ये कोशिका भित्ति के बीच में गैप आ गया। कब हुआ? जब बाहर का द्रव्य जो था वो कोशिका द्रव की तुलना में अधिक परासरणी था। अब दूसरी परिस्थिति ये बोल रहा कि समपरासरणी, एक हम वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, या कहिए कि एक इमेजिनरी कंडीशन की बात कर रहे हैं कि एक कंडीशन तब हमने डिस्कस करी जब हमने कोशिका को रखा है अधिक परासरणी विलयन में। अब दूसरे में हम उसको समपरासरणी विलयन में जब रखेंगे तो क्या होगा? जब कोशिका को समपरासरणी घोल में रखा जाता तो जल का कुल प्रभाव अंदर या बाहर की तरफ नहीं होता। तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर नील, 0/सन्नाटा। जितने 10 मॉलिक्यूल अंदर आए, 10 मॉलिक्यूल बाहर गए। तो इसमें देखिए, इसमें जो एरो बना है बोथ साइड, उसने उसको पॉइंटेड दिखाया कि पानी अंदर भी आ रहा है, पानी बाहर भी जा रहा है, और सेम अमाउंट ऑफ वाटर, बिल्कुल इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, वट एवर द अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग इनटू द सेल, दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर आल्सो मूविंग आउटसाइड द सेल। सेम अमाउंट ऑफ वाटर मूवमेंट हो रहा है, बिल्कुल बराबर मात्रा में। जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही पानी बाहर जा रहा है।
तो इस तरह का जो होगा घोल बाहर वाला, उसको समपरासरणी कहेंगे। यदि बाह्य घोल जीव द्रव के परासरी दाब को संतुलित करता है तो इसे समपरासरणी बोलते हैं। अभी हम लोगों ने बात पहले ही इससे पहले वाली लाइनों में यही करी थी। कोशिकाओं में जब जल अंदर व बाहर समान रूप से प्रवाहित होता है तो कोशिकाएं साम्यावस्था में कही जाती हैं। तो इस समय ये जो सीन है ये हम लोग बोलेंगे कि ये फ्लैसिड, और इसके लिए प्लाज्मोलाइज्ड जीव द्रव संकुचित, इसके लिए टर्म है जीव द्रव संकुचित, इसके लिए है साम्यावस्था या फ्लैसिड, और ये है टर्गिड फूली। उस पर आते हैं, अभी इसकी बात नहीं करी, अभी हमने 3 की बात करी। तो पहली अवस्था थी जीव द्रव संकुचन वाली, जब बाहर का विलयन अधिक परासरणीय था तब ये जीव द्रव संकुचित हो गई। दूसरे में समपरासरणीय है, अब ये साम्यावस्था में है। साम्यावस्था, साम्यावस्था जिसको कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्लैसिड। तो जितना पानी अंदर आ रहा उतना ही पानी बाहर जा रहा, क्योंकि बाहर वाला जो विलयन है वो समपरासरणीय है। अब हम लोग तीसरी पोजीशन पे आते हैं। कोशिकाओं में जब जल अंदर समान रूप से प्रवाहित होता है तो कोशिकाएं साम्य अवस्था में कही जाती है, तब कोशिका को ढीला कहा जाता है, फ्लैसिड स्टेट कही जाती है। कोशिका ढीली है, फ्लैसिड। ठीक जी। अब तीसरी आइए, तीसरी टर्गिड। जीव द्रव संकुचन की प्रक्रिया प्रायः प्रतिवर्ती होती है। प्रतिवर्ती, भाई जो प्रतिवर्ती क्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? तो जैसे ए से बी में आप कन्वर्ट हुए, बी वापस ए में कन्वर्ट हो जाए। तो जिस परिस्थिति में आप आ गए, पहली परिस्थिति को पुनः प्राप्त कर लें, वो क्रिया जो होती है प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तो ए से बी में आए और बी से वापस अगर ए में हो जाए तो कहेंगे जी ये प्रतिवर्ती क्रिया है। ओके। जीव द्रव संकुचन की प्रक्रिया प्रायः प्रतिवर्ती होती है। जब कोशिकाओं को अल्प परासरी घोल विलयन में रखा जाता है तो अब बाहर की तरफ अल्प है, इस वाले में अधिक परासरणी था, इस वाले में समपरासरणी है, इस बार अल्प परासरणी है। ठीक है। जब कोशिकाओं को अल्प परासरी घोल में विलयन में रखा जाता है तो कोशिकाओं में जल विसरित होता है, जल अंदर आ जाएगा क्योंकि बाहर अल्प परासरणी घोल है, अंदर इस बार उच्च परासरणी घोल है, अंदर आ जाएगा पानी और जीव द्रव की भित्ति के विरुद्ध दाब बनाने का कारण बनता है। तो पानी जब अंदर आता है तो ये जीव द्रव को भित्ति के विरुद्ध दाब बनाने, जीव द्रव में फैलाव होने लगेगा। गुब्बारा है, गुब्बारे में आपने और हवा भरी तो गुब्बारा फूलने लगेगा और हवा इधर गुब्बारे की दीवार की तरफ प्रेशर बनाएगी। प्रेशर फील कर सकते हो आप, जब जीव द्रव को भित्ति के विरुद्ध दबाव बनाने का कारण बनता है। पानी अंदर आएगा, जीव द्रव में आयतन में वृद्धि होगी, जीव द्रव दबाव बनाएगा कोशिका भित्ति पे, जिसे स्फीति दाब कहते हैं। पानी घुसने के कारण जीव द्रव का, पानी के अंदर मूवमेंट होने के कारण जीव द्रव द्वारा प्रकट किए गए कठोर भित्ति के विपरीत दाब को दाब विभव कहते हैं। तो जीव द्रव द्वारा प्रकट किए गए कठोर भित्ति के विपरीत दाब को, क्योंकि ये जो भित्ति है ये स्टिफ है, कठोर है, उसके विरुद्ध जब दाब लगा रहा, कौन? ये जो हमारा जीव द्रव फैल रहा, भित्ति के विपरीत दाब लगा रहा, भित्ति के विपरीत दाब को दाब विभव, प्रेशर पोटेंशियल या वाईपी बोलते हैं। कोशिका की भित्ति की दृढ़ता के कारण कोशिका फटती नहीं, लेकिन ये कोशिका बर्स्ट नहीं होगी, फटेगी नहीं, क्योंकि कोशिका भित्ति दृढ़ होती है, कठोर होती। ये स्फीति दाब अंततः कोशिकाओं के विस्तार व फैलाव के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये स्फीति दाब, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। वो पूछेगा टर्गर प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन एंड फॉर इलोंगेशन ऑफ सेल्स। सेल्स इलोंगेट हो रही हैं, सेल्स का विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ सेल, एक्सपेंशन एंड इलोंगेशन ऑफ सेल। ये स्फीति दाब प्रायः कोशिकाओं के विस्तार व फैलाव के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है जी, स्फीति दाब समझ गए आप। मानिए ये कोई प्लास्टिक का कंटेनर है, उसके अंदर आपने एक ढीला सा
गुब्बारा रखा, अब आप गुब्बारे में हवा भरी तो गुब्बारा फटेगा नहीं, अल्टीमेटली वो इसके शेप का हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर आप हवा भर नहीं पाओगे क्योंकि बाहर जो है उसके स्टिफ कवरिंग है, एक दृढ़ कठोर कवरिंग है, तो गुब्बारा फाड़ नहीं पाओगे आप हवा भर के। हाँ, इतनी ज़्यादा आप हवा भर दो कि प्लास्टिक कंप्रेसर से हवा भर दो, मुंह से भर के नहीं फाड़ पाओगे प्लास्टिक का, अगर उसके चारों तरफ कंटेनर है। ठीक जी। तो यह स्फीति दाब प्रायः कोशिकाओं के विस्तार एवं फैलाव के लिए उत्तरदायी होता है। एक ढीली कोशिका का प्रेशर पोटेंशियल, स्फीति ये प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा, दाब विभव क्या होगा, तो ढीली कोशिका का दाब विभव 0 होता है, लिख लीजिए, 0 होता है। एक ढीली कोशिका का प्रेशर पोटेंशियल दाब विभव क्या होता है, ये दाब विभव जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक ढीली कोशिका का फ्लैसिड सेल का, ढीली कोशिका फ्लैसिड सेल, ढीली कोशिका का प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। पौधे के अलावा किस जीव में कोशिका भित्ति होती है, तो भैया पौधे के अलावा हमारे सर्टेन हमारे प्रोटिस्टा हैं जिनमें आपको कोशिका भित्ति मिलेगी, डायटम्स में मिलेगी, डेस्मिड्स में मिलेगी, यूग्लिनॉइड्स में मिलेगी, तो कोशिका भित्ति होती है। ऐसा नहीं है कि केवल पादप में ही होती है, और जीवों में भी होती, बैक्टीरिया में भी कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, तो पौधे के अलावा किस जीव में, तो सर्टेन आपके प्रोटिस्टन हो गए, प्रोटिस्टा के जिसके कि अभी मैंने नाम लिए, और बैक्टीरिया हो गया जिसमें आपको कोशिका भित्ति मिलेगी। तो ये जीवद्रव संकुचन खत्म हुआ। इसमें जो आपने याद रखना है, इसमें आपने समपरासरणी, तनुपरासरणी या अल्परासरणी और उच्च परासरणी का कॉन्सेप्ट याद रखना है। कोशिका को अगर आप अधिक परासरणी में रखेंगे तो कोशिका सिकुड़ जाएगी, कोशिका को अगर आप लघु परासरणी विलयन में रखेंगे तो कोशिका फूल जाएगी। ठीक है जी। और कोशिका में पानी जब बाहर जाएगा तो जीवद्रव संकुचन हो जाएगा, कोशिका में पानी अंदर आएगा तो स्फीत दाब डेवलप होगा। ये बातें आप याद रख लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको आते हैं। अब अगले टॉपिक में हम लोग चलते हैं, अंतःशोषण। अगला टॉपिक हमारा अंतःशोषण। हाँ जी, अंतःशोषण। अंतःशोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है। अंतःशोषण भी विसरण है। विसरण क्या था, तो जल के अणुओं का परासरण, उसको विसरण बोला था। जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होता है तो उसको हम लोग विसरण बोलते हैं, ऑस्मोसिस, विसरण। तो अंतःशोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है। परासरण क्या था भाई, तो परासरण था अणु का, आयन का या परमाणु का अपने उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मूवमेंट, बहाव, गति, उसको हम लोगों ने परासरण बोला। और ये अणु, परमाणु या आयन किसके, ये अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं तरल के, तरल पदार्थ के, या ठोस के, या गैस के। तो गैस, तरल या ठोस के अणु, परमाणु या आयन का अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की तरफ जो मूवमेंट होता है, जो गति होती है, उसको हम लोग बोलते हैं परासरण। और विसरण क्या है, जल के अणुओं का परासरण एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, झिल्ली के माध्यम से जब होता है अपने अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की तरफ, तब उसको हम लोग विसरण बोलते हैं। ओके, आइए, अंतःशोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है। अंतःशोषण, इम्बिबिशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ, स्पेशल टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, एक विशेष प्रकार का विसरण है। जब ठोस एंड कोलाइडल द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है, व्हेनेवर सॉलिड और कोलाइडल्स एब्जॉर्ब्स वाटर बाय मीन्स ऑफ ऑस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड एज इम्बिबिशन। जब ठोस एवं कोलाइड्स द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है तो इसके कारण उनके आयतन में विशाल रूप से वृद्धि हो जाती। तो आप देखेंगे सर्दियों में अक्सर गेट आपका करने लगता है, तो चूंपू चूंपू साउंड जो करने लगता है गेट लकड़ी का, जो राम से ब्रदर की पिक्चर में, वो जब लकड़ी फूल जाती है पानी में तब ये कंडीशन होती है। तो लकड़ी आप पानी में रखोगे
तो लकड़ी फूल जाएगी। जब ठोस एवं कोलाइडल द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है और इसके कारण उसके आयतन में विशाल रूप से वृद्धि होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं अंतःशोषण। अंतःशोषण के प्रतिष्ठित उदाहरणों में, तो अंतःशोषण के जो उदाहरण हैं उनमें बीजों द्वारा पानी को अवशोषित करना और सूखी लकड़ी द्वारा जल का अवशोषण। तो अंतःशोषण के अगर आपसे क्लासिकल एग्जाम्पल पूछें कि भैया कुछ विशेष प्रतिष्ठित उदाहरण बताओ, तो बीजों द्वारा जल का अवशोषण अंतःशोषण है और लकड़ी द्वारा जल का अवशोषण अंतःशोषण है। फूली हुई लकड़ी या काष्ठ के द्वारा पैदा किए गए दाब का प्रयोग आदि मानव द्वारा बड़ी चट्टान एवं पत्थरों को तोड़ने के लिए किया जाता था। तो फूली हुई लकड़ी या काष्ठ के द्वारा पैदा किए गए दाब का प्रयोग, फूली हुई लकड़ी या काष्ठ के द्वारा पैदा किए गए दाब का प्रयोग आदि मानव के द्वारा बड़ी चट्टानों पत्थरों को तोड़ने के लिए किया जाता था। तो बड़ी चट्टानें और पत्थरों को तोड़ने के लिए प्रागैतिहासिक काल में आदि मानव जो थे वो लकड़ी या काष्ठ के द्वारा कि दो पत्थरों के बीच में लकड़ी फंसा दी और भीगने को छोड़ दी, तो लकड़ी जब पानी अवशोषित करेगी फैलेगी तो उसको तोड़ देगी। फूली हुई लकड़ी या काष्ठ के द्वारा पैदा किए गए दाब का प्रयोग आदि मानव द्वारा बड़ी चट्टानों पत्थरों को तोड़ने के लिए किया जाता था। बड़ी चट्टानों या पत्थरों को तोड़ने के लिए करते थे। यदि अंतःशोषण के द्वारा दाब नहीं होता तो नवोद्भिद खुली जमीन पर उभर कर ना आ पाते। जब बीज अंकुरित होता है तो जो उसमें से रचना निकलती है वो नवोद्भिद है, प्लांटलेट, नवोद्भिद, नवोद्भिद। तो बीज जब अवशोषित करता और उसमें से अंकुरित होने से बीज से जो निकल रहा है छोटा सा पौधा, नवोद्भिद। यदि अंतःशोषण के द्वारा दाब ना होता तो अंतःशोषण के द्वारा, अंतःशोषण बीज ने अंतःशोषण किया, पानी को एब्जॉर्ब किया, उसके कारण दाब बना और दाब बनने के कारण ये सीड कोट, ये जो इसकी भित्ति है बीज की, वो फट जाएगी और उसके अंदर से नया छोटा सा पौधा निकल आएगा, नवोद्भिद निकल आएगा। तो खुली ज़मीन पर उभर कर नहीं आ पाते, वह संभवतः बाहर आकर स्थापित ना हो पाते। तो सीड जर्मिनेट ना होते, सीड अंकुरित ना होता। कहने का मतलब ये है बीज अंकुरित होने की प्रक्रिया के दौरान बीज क्या करता है, जल को अवशोषित करता है। ठीक है जी। अंतःशोषण भी एक प्रकार का विसरण है। पहले ही ऊपर लिखा कि अंतःशोषण क्या है, एक तरह का विसरण है, ऑस्मोसिस है, क्योंकि जल की गति सांद्रता सांद्रण प्रवणता के अनुसार है। क्योंकि यहाँ पे भी जल की जो गति हो रही है अधिक सांद्रता वाले जल क्षेत्र से कम सांद्रता, तो अधिक वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ। जहाँ जल के अणु ज़्यादा वहाँ वाटर पोटेंशियल ज़्यादा, जल विभव ज़्यादा। तो ये जो जल की गति हो रही है सांद्रण प्रवणता के अनुसार है। बीज या अन्य ऐसी सामग्रियों में पानी लगभग नहीं के बराबर है। बीज में या इसी तरह से मिलती जुलती जो और रचनाएं हैं उसमें पानी लगभग ना के बराबर है। अतः वह आसानी से पानी का अवशोषण कर लेते हैं, इसलिए वो पानी आसानी से अब्जॉर्ब कर लेंगे। क्योंकि बाहरी कंडीशन जो बाहरी माध्यम है उसमें पानी ज़्यादा इसका मतलब बाहर जल विभव ज़्यादा, बाहर जल विभव ज़्यादा, इसका मतलब पानी का क्या हो जाएगा, विसरण हो जाएगा। अतः वो आसानी से पानी को अवशोषित कर लेंगे। अवशोषक तथा अंतःशोषित होने वाले द्रव के बीच जल विभव प्रवणता आवश्यक है। इम्बिबिशन, जो इम्बिबीट कर रहा है, जो उसको अवशोषित कर रहा है, अवशोषक क्या है यहाँ पे, बीज, तथा अंतःशोषित होने वाले द्रव्य वो क्या है, जल। तो बीज और जल। अवशोषक कौन है, कौन अवशोषित कर रहा, बीज अवशोषित कर रहा, किसको कर रहा है, जल को कर रहा है। तो अवशोषक तथा अंतःशोषित होने वाले द्रव के बीच जल विभव प्रवणता आवश्यक है। वाटर पोटेंशियल मस्ट बी देयर। जल विभव अगर प्रवणता नहीं होगी, ग्रेडियंट नहीं होगा, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब अंतर नहीं होगा उसमें, अगर बराबर होंगे तो थोड़ी ना जल एब्जॉर्ब कर पाएगा। अंतर होगा, ग्रेडियंट होगा, प्रवणता होगी, तभी वो जल को एब्जॉर्ब कर पाएगा, पानी को एब्जॉर्ब कर पाएगा। कौन जी, बीज। इसके विपरीत कोई भी पदार्थ जो किसी भी द्रव को अवशोषित करता है, पदार्थ जैसे कि लकड़ी जो द्रव को अवशोषित करता है, पानी अवशोषक, बीज और द्रव, पानी के बीच में बंधुता, एफिनिटी, उनके बीच लगाव, उनके बीच में परस्पर संबंध, उसको पसंद करना चाहिए, उसको
पसंद करेगा तभी तो अवशोषित करेगा। अगर उनके बीच में बंधुता नहीं है, लगाव नहीं है, तो अवशोषित नहीं करेगा। तो एक तो प्रवणता होनी जरूरी है, जल विभव प्रवणता, और दूसरी बात जो सतह जैसे लकड़ी जिसको एब्जॉर्व कर रही है, जैसे कि पानी, जो सतह जिसको एब्जॉर्व कर रही है, लकड़ी और पानी के बीच भी, उनके बीच में भी संबंध बंधुता होना जरूरी है। तो इम्बिबिशन में आपसे यही पूछा जाता है कंडीशन क्या है भाई, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए, जल विभव प्रवणता होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उन दोनों के बीच में बंधुता होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों बातें होंगी तभी इम्बिबिशन होगा। इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो भैया ठोस द्वारा पानी का अवशोषण, जैसे कि बीज द्वारा या लकड़ी द्वारा पानी का अवशोषण, उसको हम लोग बोलते हैं अंतःशोषण। और इसका कोई उपयोग, इसका उपयोग है कि प्रागैतिहासिक काल में जब अभी टूल्स नहीं बने थे, औजार नहीं बने थे, लकड़ी छेनी हथौड़ा नहीं बना था, छेनी हथौड़ा नहीं बना तो हमें पत्थर बड़ा तोड़ना है, तो कैसे तोड़ रहे थे कि पत्थरों के बीच में फंसा दी लकड़ी, और इंद्र देवता को प्रसन्न किया, पानी बरसे, लकड़ी फूले और वे पत्थर टूटे। ऐसा ये लोग करते चले आए प्रागैतिहासिक मानव हमारे। अगले चलते हैं लंबी दूरी का परिवहन। अब हम लोग तीसरे टॉपिक पे आ रहे हैं, लंबी दूरी का परिवहन। तो दो हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं। दो टॉपिक हम लोग कौन से पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के जो दो टॉपिक हम लोगों ने पढ़े, एक तो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा परिवहन के माध्यम, सबसे पहला टॉपिक था परिवहन के माध्यम, और दूसरा टॉपिक था जल विभव, प्लांट वाटर रिलेशनशिप, पादप जल संबंध। तो परिवहन के माध्यम और प्लांट वाटर रिलेशनशिप, पादप जल संबंध को हम लोग पढ़ चुके, और उसके अंतर्गत, इन टॉपिक्स के अंतर्गत मिनी टॉपिक्स को भी हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लंबी दूरी का जल का परिवहन। तो वाटर पोटेंशियल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका इम्पोर्टेंट है, आपके नीड के पर्पस के हिसाब से, प्लाज्मोलिसिस वाला और आपका इम्बिबिशन वाला, जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें से इसको आप देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए। मैंने आपको बोला था कि मेरे सुमो बायोलॉजी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे क्या, वहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए, क्वेश्चन ज़रूर लगा लीजिए, और लास्ट ईयर नीट के क्वेश्चन जब चैप्टर देखिए कंप्लीट हो जाए, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले आप कोई भी, भले आप मेरे ऐप से ले लीजिए, क्वेश्चन लगा लीजिए, और उसमें लास्ट ईयर के भी क्वेश्चन हैं, 3-4 साल के क्वेश्चन देख लीजिएगा। जब आपको लगे चैप्टर तैयार हो गया, तब आप पिछले 3 से 4 साल के क्वेश्चन लगा के देखिएगा क्या क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर तो आपने क्वेश्चन कर लिया, इसका मतलब है आपकी जो तैयारी है ठीक दिशा में है। और अगर आपको ये कॉन्फिडेंस आने के बाद कि आपका चैप्टर तैयार है और फिर भी आप पिछले 3 से 4 साल के क्वेश्चन में फंस रहे हो, तो इसका मतलब है आपको कुछ चैप्टर फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। ये सीधा सा फंडा है, सीधा सा फंडा बना लीजिए और चीज़ों को उसी हिसाब से आप तैयारी करिए। चलिए, लंबी दूरी के परिवहन, समय न बेकार करें, आगे चलें। प्रारंभिक अवस्था में आपने एक प्रयोग किया होगा। इस प्रयोग के दौरान आपने रंगीन पानी में सफ़ेद फूल रहित टहनी को डाला होगा। कह रहा कभी आपने जीवन में, कभी आपको अगर खारिश हुई तो आपने ये काम किया होगा कि आपने एक टहनी ली और उस टहनी में लगा हुआ है सफ़ेद रंग का फूल, उस टहनी को आपने एक रंगीन पानी में डाला, टहनी को फूल समेत, तथा उसके रंग के परिवर्तन को भी देखा होगा। तो हो सकता है फूल ये सफ़ेद से रंगीन हो जाए। टहनी के कटे छोर को कुछ घंटे तक घोल में रहने के बाद, टहनी के कटे छोर को कुछ घंटे घोल में रहने के बाद आपने निश्चित ही उस छेद को ध्यान से देखा होगा जिसमें से रंगीन पानी का परिवहन होता। तो आप टहनी को निकालेंगे तो इसके, ये मानिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अब यहाँ पे कलर आ गया टहनी के, तो इसका मतलब है पानी का जो शोषण हुआ वो इस एरिया से हुआ है, इस क्षेत्र के माध्यम से पानी टहनी में ऊपर गया। ठीक है, आप निश्चित उस क्षेत्र को ध्यान से देखा होगा जिसमें से रंगीन पानी का परिवहन होता है। यह प्रयोग आसानी से दर्शाता है कि पानी के परिवहन का रास्ता संवहन मंडल मुख्यतः जाइलम है। इस प्रयोग के द्वारा आपको ये समझ में आएगा कि ये पानी का जो परिवहन हुआ वो संवहन मंडल, वैस्कुलर टिश्यू संवहन मंडल, और संवहन मंडल में मुख्यतः जाइलम से हुआ है। ऐसा आपको समझ में आएगा अगर आप ध्यान से स्टडी करोगे। भैया टहनी ली जिसमें एक फूल लगा है, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार सफ़ेद रंग का, वो टहनी आपने डाल दी एक
कलर्ड वाटर में, नीला या लाल रंग या पीला रंग कलर्ड वाटर में डाल दी। सफ़ेद रंग का फूल, जिस कलर का ये है, फूल ने रंग बदला तो इसका मतलब है कि टहनी में से पानी ऊपर गया है। अब आपने टहनी निकाली और टहनी को आपने देखा, तो टहनी जब आप विज़िट कर रहे हो, देख रहे हो, तो टहनी के आपको दिखेंगे कि वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल में जाइलम की पोजीशन कि भैया यहाँ से पानी एब्जॉर्ब किया गया है टहनी ने, और इससे पानी यहाँ से ऊपर की तरफ मूव हुआ है। ठीक है, तो कुछ घंटे तक घोल में रहने के बाद आपने निश्चित रूप से उस छेद को ध्यान से देखा होगा जिसमें से रंगीन पानी का परिवहन होता है। यह प्रयोग आसानी से दर्शाता है कि पानी के परिवहन का रास्ता संवहन मंडल मुख्यतः जाइलम है। अब हम लोग को आगे बढ़ना है, पौधे में पानी तथा अन्य पदार्थों के परिवहन को प्रक्रिया को समझना। हम लोगों ने यही समझना है कि पौधों में पानी के संवहन की प्रक्रिया क्या है। लंबी दूरी तक पदार्थों का परिवहन केवल विसरण द्वारा नहीं हो सकता। पहली बात तो ये समझिए, अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो आप पहिया पहिया पैदल पैदल नहीं जा सकते। पहिया पहिया पैदल पैदल आप 1, 2, 4, 5 किलोमीटर तक जा सकते हो। मैं बैठा हूँ कहाँ? मैं बैठा हूँ इस समय कानपुर में, और मुझे जाना है दिल्ली। चलो दिल्ली 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 जाएंगे, आज़ाद हिंद बनाएंगे, तो भैया हम पैदल ना जा पाएंगे। पैदल हम कानपुर से मुश्किल से कहाँ पहुँच पाएंगे? रनिया तक ही पहुँच पाएंगे, जो हमारे यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर है। उसमें भी 2 दिन लेंगे, हफ्ते गाते हफ्ते पढ़ते हम पहुँचे और रनिया जाके मूड खराब, वापस घर को आ गए, लौट के बुद्धू घर को आए, दिल्ली नहीं जा पाए। तो लंबी दूरी का पदार्थों का विसरण पहिया पहिया नहीं, हमें तो ले चलो कैसे? शताब्दी बस, शताब्दी ट्रेन पकड़ो, या हमें ले चलो 4 व्हीलर से, तो जाएंगे दिल्ली दिल्ली जाएंगे, आज़ाद हिंद बनाएंगे, वैसे ना जा पाएंगे। तो लंबी दूरी के लिए केवल विसरण भैया सक्सेस नहीं होगा, विसरण के अलावा कुछ और भी करना पड़ेगा। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है, बहुत धीमी गति से होने वाली है, छोटी दूरी तक अणुओं को पहुंचाने में कारगर है। तो रिक्शा, पहिया पहिया, साइकिल छोटी दूरी तक ठीक है। उदाहरण के लिए एक प्रारूपिक पादप कोशिका, एक टिपिकल प्लांट सेल में पादप कोशिका में लगभग 50 माइक्रोमीटर के आर पार अणु को गति करने में लगभग 2.5 सेकंड लगता है। तो 50 माइक्रोमीटर जाने में अगर 2.5 सेकंड लग रहा है, तो 200 माइक्रोमीटर जाने में कितना लगेगा आपका 4 गुना 10 सेकंड। 2.5 सेकंड में पादप कोशिका के आर पार, एक प्रारूपिक पादप कोशिका के आर पार अणु को गति करने के लिए 2.5 सेकंड लगते हैं। तो अगर 200 माइक्रोमीटर लेंथ जाना है तो 10 सेकंड। अब आप समझिए, अगर आप गणना कर सकते हैं क्या 1 मीटर की दूरी तय करने में अणुओं को विसरण के द्वारा कितना समय लगेगा, तो कर लीजिएगा इसको कैलकुलेट। 1 मीटर को पहले आप बदलिए माइक्रोमीटर में, और फिर आप निकाल लीजिए कि 50 माइक्रोमीटर अगर वो जा रहा है 2.1 सेकंड में, इट मीन्स 1 माइक्रोमीटर टू कवर 1 माइक्रोमीटर लेंथ, द टाइम रिक्वायर्ड इज 2.5/50। और 1 मीटर 1 माइक्रोमीटर, आप 1 मीटर को माइक्रोमीटर में बदलिए तो आपका ये कैलकुलेशन आपको आ जाएगी कि कितनी दूरी लगेगी। ठीक है जी, बहुत दूरी लगेगी, सालों साल लगेंगे। बड़े व जटिल जीवों में तो 1 मीटर दूरी तय करने में सालों साल लग रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि कुछ एक प्लांट ऐसे हैं जो 80-90 मीटर तक के हैं, और पानी उनमें भी रूट एब्जॉर्ब कर रही है और टिप तक जा रहा है। इसका मतलब है कि केवल ऑस्मोसिस से बात नहीं बनेगी, कुछ और। भैया पहिया पहिया अभी आपको राय दी कि पहिया पहिया हम चल रहे हैं 444 किलोमीटर कानपुर से दिल्ली। अगर हम चलेंगे 10 किलोमीटर रोज़ तो हमें कितने दिन लगेंगे? 44 या 45 दिन लगेंगे। ठीक है, तो भैया इससे बात नहीं बनेगी। इस दर पर आप कल्पना कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, कर लीजिएगा। बड़े एवं जटिल जीवों में बहुधा पदार्थों का परिवहन लंबी दूरी तक होता है। जो बड़े जीव हैं या जटिल जीव हैं, उनमें पदार्थों का परिवहन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। कभी कभी उत्पादन या अवशोषण एवं संग्रहण के स्थान एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। तो कभी कभी आप देखेंगे तो बड़े व जटिल जीवों में बहुधा पदार्थों का परिवहन लंबी दूरी तक है, और कभी कभी उत्पादन या अवशोषण संग्रहण के स्थान से एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। अतः विसरण एवं सक्रिय परिवहन काफ़ी नहीं है। इसलिए अगर हम बोलें विसरण, ऑस्मोसिस या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ATP खर्च कर लें,
तो ना तो पैदल जाना, ना आपका रिक्शा करना, ना आपका साइकिल। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ट्रेन, टुक 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 टुक। तो विसरण तथा सक्रिय परिवहन काफ़ी नहीं है। क्या चाहिए? इसीलिए विशिष्ट व्यापक दूरी का, इसके लिए एक स्पेसिफिक व्यापक दूरी का, लंबी दूरी के लिए ट्रांसपोर्ट का माध्यम हमें चाहिए। तो हवाई जहाज़ चाहिए ताकि आवश्यक पदार्थ निश्चित रूप से तीव्र गति से पहुंच सके, ताकि आवश्यक पदार्थ निश्चित रूप से तीव्र गति से पहुंच सके। जल, खनिज एवं भोजन सामूहिक प्रणाली द्वारा परिवहन करते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जल, खनिज तथा भोजन, वाटर, मिनरल्स एंड फूड। वाटर, मिनरल्स एंड फूड, फोटोसिंथेसिस। वाटर, मिनरल्स एंड फूड, जल, खनिज तथा भोजन सामूहिक प्रणाली द्वारा परिवहन करते हैं। सामूहिक प्रणाली, सामूहिक या थोक प्रवाह में पदार्थों का मास ट्रांसपोर्ट, मास इकट्ठे एक साथ। थोक, सामूहिक या मास इन बल्क, थोक प्रवाह, मास फ्लो और इन बल्क। सामूहिक या थोक प्रवाह में परमाणु पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन दो बिंदुओं के बीच दाब की भिन्नता के परिणाम स्वरूप होता है। तो ये सामूहिक या थोक प्रवाह में पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन हो रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। और माध्यम क्या है, कैसे भेजे जा रहे हैं? उनके बीच के दाब की भिन्नता के कारण। एक तरफ दाब ज़्यादा, हमने ए लोकेशन से बी लोकेशन पे चीज़ को भेजना है, तो यहाँ दाब हमने लगाया और दाब लगने से वो चीज़ यहाँ आ गई। सामूहिक या थोक प्रवाह में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन दो बिंदुओं के बीच दाब की भिन्नता के परिणाम स्वरूप होता है। तो दो बिंदु जो हैं ए और बी, उनमें दाब दोनों जगह बराबर नहीं है। इधर दाब ज़्यादा, इधर कम है, तो अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की तरफ चीज़ मूव हो जाएगी। तो दो बिंदुओं के बीच दाब की भिन्नता के परिणाम स्वरूप होता है। सामूहिक प्रवाह की विशेषता यह है कि पदार्थ चाहे गोल हो या निलंबन, नदी के प्रवाह की तरह बहता है। तो सामूहिक प्रवाह की विशेषता क्या है? सामूहिक प्रवाह की विशेषता यह है कि पदार्थ चाहे घुल गया हो या निलंबित हो। तो मैटर जिसको हम भेज रहे हैं, वो मैटर मानिए यहाँ पे गंगा नदी बह रही है। अब हमने यहाँ डाली शक्कर या सॉल्ट, इसमें घुली सारी की सारी चीज़ें बह के इधर आ गई। या आपने इस गंगा नदी में डाल दी प्लास्टिक की बाल्टी, वो तो घुलेगी नहीं, वो उसमें क्या होगी, निलंबित रहेगी। तो निलंबित रहते हुए भी वो इधर आ जाएगी। तो भले चीज़ घुली हो, भले निलंबित हो। तो गंगा का जो प्रवाह हो रहा है, जो पानी की अविरल धारा बह रही है, तो धारा के प्रवाह के साथ सेम वेलोसिटी से, सेम गति से, भले वो उसमें पदार्थ घुला है, भले वो उसमें निलंबित है, सस्पेंडेड है। तो पदार्थ चाहे घोल हो, चाहे घुल गया हो, या निलंबित हो, या उसमें सस्पेंडेड हो, नदी के प्रवाह की तरह ही बहता है। तो अलोंग द वाटर करंट वो बह जाएगा, पानी की धारा के साथ वो बह जाएगा। यह विसरण से भिन्न है। तो इस तरह का जो मास फ्लो है, ये जो थोक प्रवाह है या सामूहिक मूवमेंट है, सामूहिक प्रवाह या थोक प्रवाह है, ये विसरण से अलग है, जहाँ पर विभिन्न पदार्थ अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवहनित हो रहे थे। तो मानिए ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए पे चार चीज़ें हैं। पॉइंट ए पे हमारा शर्करा है, पॉइंट ए पे हमारा नमक है, लवण है, पॉइंट ए पे हमारा मानिए कि कोई गैस है, और पॉइंट ए पे कोई हमारा गैस कार्बन डाइऑक्साइड है और गैस O2 है। और पॉइंट बी पे शर्करा, तो ये इसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑस्मोसिस किस पर डिपेंड कर रहा, डिफ्यूज़न किस पर डिपेंड कर रहा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। जितना ज़्यादा डिफरेंस उतनी तेज़ी से चीज़ मूव हो जाएगी। तो शर्करा का दोनों बिंदु पे जो प्रवणता है, शर्करा उस हिसाब से मूव हो रही है, लवण अपनी प्रवणता के हिसाब से मूव हो रहा, गैस CO2 अपनी प्रवणता के हिसाब से मूव हो रही। हर कोई इंडिपेंडेंटली मूव हो रहा, वो इस पर नहीं डिपेंड कर रहा, वो इस पर नहीं डिपेंड कर रहा, वो अपनी प्रवणता के अनुसार मूव हो रहा। तो हर कोई अलग अलग गति दिखा सकता है। लेकिन जब सामूहिक
जैसे आपने गंगा में चीज़ें डाल दी तो सभी चीज़ें एक ही गति से, भले उन दो बिंदुओं पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलग हो, वो तो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से प्रेशर आपने लगाया ना। तो मानिए ट्रेन यहाँ से चली कानपुर से, उस बोगी में हमने आलू भी रख दिए, प्याज भी रख दिए, और हमने और भी चीज़ें सोच लो आप, प्लास्टिक कंटेनर भी रख दिया, ग्लास का वेसल भी रख दी, जो भी चीज़ें रख दी वो सारी की सारी चीज़ें एक ही स्पीड से, जिस स्पीड से शताब्दी जा रही है 110 किलोमीटर पर आवर, तो सारी चीज़ें उसी स्पीड से मूव होते हुए पॉइंट बी पे आ जाएंगी। तो सामूहिक या थोक प्रवाह में चीज़ें एक ही गति से मूव होती हैं, जबकि विसरण में चीज़ें डिपेंड करती हैं। विसरण जब होता है तो चीज़ें अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार मूव होती हैं, जहाँ पर विभिन्न पदार्थ अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवहनित किए जाते हैं। थोक प्रवाह को तो घनात्मक जलीय दाब प्रवणता या ऋणात्मक जलीय दाब प्रवणता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये जो थोक में हो रही हैं चीज़ें, मास फ्लो जो हो रहा है वो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, धनात्मक जलीय दाब प्रवणता या ऋणात्मक जलीय दाब प्रवणता। तो दाब प्रवणता है, भले वो ऋणात्मक भले वो धनात्मक, तो ए से बी की तरफ आपने चीज़ों को मूव करना है। आप इधर से प्रेशर लगाओगे, यहाँ से आपने दाब लगाया तो यहाँ पे धनात्मक दाब प्रवणता डेवलप हुई, और अगर आपने यहाँ पे दाब ना लगा के यहाँ पे सक्शन लगाया, चूषण प्रेशर, इधर से आपने धक्का दे रहे हो और इधर से आप धक्का नहीं दे रहे, इधर से आप खींच रहे हो। या तो आप इधर से धक्का दे दो और या इधर से आप खींच लो। नहीं समझ में आ रही है? अरे यार बाबा, सीधी सी बात है भाई, हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चीज़ को पहुंचाना है। तो इधर से आप धक्का मारोगे तो पहुंच जाएगी, या इधर से आप खींचोगे तो पहुंच जाएगी। इधर से आप पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, धनात्मक जल दाब प्रवणता डेवलप करो, या इधर से आप सक्शन जैसे आप पेप्सी की बोतल लेते हो, इसमें स्ट्रॉ डाल के पीते हो तो मुंह से सक करते हो ना, पेप्सी सक करोगे तो पेप्सी मुंह में आ जाएगी। वही चीज़ है ऋणात्मक दाब या धनात्मक दाब। इधर लगा रहे हैं तो धनात्मक और इधर लगा रहे हैं तो ऋणात्मक। तो थोक प्रवाह को धनात्मक जलीय दाब प्रवणता या ऋणात्मक जलीय दाब प्रवणता, जैसे पुआल के द्वारा चूषण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पुआल के द्वारा चूषण, वही स्ट्रॉ के द्वारा चूस के आप सक करके चूषण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पदार्थों की पादपों के समानीय ऊतक के द्वारा थोक व सामूहिक गति को स्थानांतरण कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। इसके लिए ट्रांसलोकेशन टर्म यूज होता है, ट्रांसलोकेशन। तो पौधों पदार्थ की पादपों के समानीय ऊतक के द्वारा, तो ये जो हमारे पदार्थ हैं, अगर वो पौधों के समानीय ऊतक के द्वारा थोक या सामूहिक गति के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करेंगे स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन स्थानांतरण हुआ, स्थान का अंतर हो गया, पहले ए स्थान पे था वो बी स्थान पे पहुंच गया। तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को भी आप याद रखिएगा। स्थानांतरण पूछा जा सकता है कि स्थानांतरण जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो पदार्थों का पादपों के समानीय ऊतक के द्वारा थोक गति को दिखाना और थोक गति दिखा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, पदार्थों का बहाव या पदार्थों का मूवमेंट पादपों के समानीय ऊतक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामूहिक गति के द्वारा, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण। क्या आपको याद है जब आपने ऊंचे पादपों को जड़, तना तथा पत्तियों की अनुप्रस्थ काट को देखा था तो उनमें संवहनी प्रणाली का अध्ययन किया होगा भाई, जरूर किया होगा। क्रॉस सेक्शन को देखा होगा और उसकी संवहनी प्रणाली का अध्ययन किया था। चलो मान लेते हैं, तभी तो यहाँ तक आ गए हो आप लोग। किया था अध्ययन। चलो, उच्च पादपों में बहुत ही उच्च विशेषीकृत संवहनी ऊतक जाइलम फ्लोएम होते हैं। तो एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आप लोगों ने देखा कि उच्च पादपों में उच्च विशेषीकृत कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यू है, स्पेशल कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यू है, जाइलम ऑफ फ्लोएम होते हैं। जाइलम मुख्य रूप से जल, खनिज, लवण, कुछ कार्बनिक नाइट्रोजन तथा हार्मोन को जड़ से वायु विभाग तक पहुंचाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आ चुकी है।
तो जाइलम में क्या चीज़ मूव हो रही है? वाटर, मिनरल्स, जल, खनिज लवण, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, कुछ कार्बनिक नाइट्रोजन तथा प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का। तो अगर आपसे पूछा जाए जल, खनिज लवण, तो जाइलम में क्या क्या मूव हो रहा है? कुछ कार्बनिक नाइट्रोजन, कुछ सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, कार्बनिक, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड फाइटो हार्मोन्स, प्लांट के हार्मोन्स मूव होते हैं किसमें? वाया जाइलम में ये चीज़ें मूव हो रही हैं। कहाँ से कहाँ? जड़ से वायु विभाग तक। फ्लोएम मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के कार्बनिक तथा अपर्कार्बनिक विलयनों को पत्तियों से पादप के विभिन्न भागों। तो फ्लोएम में क्या चीज़ें मूव हो रही हैं? मुख्य रूप से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक विलयनों को पत्तियों से पादपों के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित किया जा रहा है। ठीक है जी, हाँ जी, चलिए आगे चलूँ। जल पौधे को अवशोषित कैसे करते हैं? अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आ रहे हैं कि जल पौधा जल को कैसे अवशोषित करता है। तो पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं, अब हम लोग इस वाले टॉपिक पे आए। तो ये टॉपिक जो है थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसको अगर मैंने आज कवर किया इस लेक्चर में तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूँगा, पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं। तो आज का जो हुआ लेक्चर इसको देखिए अच्छे से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए। अगले लेक्चर में आपसे मिलता हूँ, पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं उसकी बात करते हैं। और तब तक आप लोग इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न जरूर लगाइएगा। ठीक है, मेरे सुमो बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, मुझे ऐप पे मुझे कांटेक्ट करें। लाइव क्लासेस दिन में 2 टाइम चल रही हैं, सुबह भी शाम भी। टोटल इन ऑल 4 क्लासेस चलती हैं, 2 सुबह शाम, हिंदी इंग्लिश अलग अलग। तो जिसको इंटरेस्ट हो कांटेक्ट कर सकता है लाइव क्लास के लिए। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। इसको पढ़िए, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं इसकी बात करता हूँ। थैंक यू।